खैर अब रैन का ऑपरेशन खत्म हो जाता है। डायरेक्टर वो टाइम की तरफ देखते हैं। उन्हें पता लगता है कि रैन ने ये ऑपरेशन 2.5 घंटे में खत्म कर दिया है, विच इज क्वाइट शॉकिंग फॉर हिम। रैन डायरेक्टर वो से कहता है कि उसने सारे मेडिकल इक्विपमेंट को देख लिया है एंड कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट मिसिंग नहीं है, तो क्या वो जा सकता है, एज वो सर्जरी करने के बाद थक चुका है। डायरेक्टर वो खुद इस चीज को कंफर्म करते हैं एंड वो अब रैन के साथ जाने लगते हैं, एज ये सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी। जाते हुए वो लू वैनबिन को पेशेंट का बेहोशी से उठने के बाद ध्यान रखने के लिए कहते हैं, एज ये काम लो रैंकिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स को ही करना पड़ता है, एज सीनियर डॉक्टर्स सिर्फ सर्जरी करते हैं एंड बाकी के काम जूनियर्स करते हैं। लू वैनबिन डायरेक्टर वो को विश्वास दिलाता है कि उन्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीनवाइल लू वैनबिन सोचता है कि काश वो भी डॉक्टर लिंग जैसा होता, एंड अब भाई और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो रैन की तरह ही मेहनत करेगा उसकी पोजीशन में एक दिन पहुंचने के लिए। खैर अब रैन अपने उस कमरे में जाता है जो कि उसे असाइन हुआ होता है। रैन अपने रूम में जाके शावर लेता है एंड जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर सरप्राइजिंगली रैन को डॉक्टर जाओ मिलते हैं, जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर जाओ रैन से कहते हैं कि उसे जल्दी शावर लेना चाहिए, एज वो कब से उसका इंतजार कर रहे थे। इस पर रैन डॉक्टर जाओ से कहता है, क्या आपका कोई काम नहीं है? डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके पास काम ना हो। उसके पास काम है, लेकिन वो अभी यहाँ पर रैन को डिवीजन फीस के बारे में बताने के लिए आया है। रैन इस चीज से समझ जाता है कि डॉक्टर जाओ सर्जरी फीस की बात कर रहे हैं। रैन को इस चीज के बारे में पता होता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ थोड़ा शॉक हो जाता है, एज दूसरे लोग रैन को स्लो विटेड कहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो कि दूसरों के मुकाबले रिस्पॉन्सेज को बहुत ज्यादा स्लो दे। लेकिन यहाँ पर रैन डॉक्टर जाओ को और ज्यादा समझदार दिखाई दे रहा है, एज वो बहुत ज्यादा जल्दी ही सिचुएशन को समझ गया। डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि डायरेक्टर हुओ ने उन्हें यहाँ पर आने को कहा एंड रैन को सर्जरी फीस के बारे में बताने को कहा, एज अब रैन को सर्जरी फीस मिलने वाली थी ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सके। वाइल्ड सर्जरी फीस डायरेक्टर हुओ को ही मिलनी चाहिए थी, एज रैन एक इंटर्न है, तो ये सारी चीजें डायरेक्टर हुओ पे ही डिपेंड करती हैं कि डायरेक्टर हुओ रैन को पैसा देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन एज अब डायरेक्टर हुओ ने डिसाइड किया है कि वो रैन को पैसा देंगे, तो इस चीज के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने डॉक्टर जाओ को रैन के पास भेजा है, एज रैन को इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अदर बात ये भी है कि डायरेक्टर हुओ को थोड़ा सा डर था कि अगर वो रैन से इस चीज के बारे में खुद बात करेंगे तो रैन को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर जाओ को रैन को एक्सप्लेन करने को कहा। खैर डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि उनका हॉस्पिटल टर्शरी हॉस्पिटल की लिस्ट में आता है एंड वो टर्शरी हॉस्पिटल के चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पेशेंट से पैसे चार्ज करते हैं। सर्जरी फीस जो है उसे एंटी मोनोपोली ब्यूरो एंड प्राइस सुपरविजन डिसाइड करते हैं, एंड इन दोनों डिपार्टमेंट की ये डिसाइड की हुई प्राइस चेंज नहीं हो सकती है। पहली चार्जिंग फीस एलोकेशन हॉस्पिटल की तरफ से होती है और दूसरी एलोकेशन इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। रैन इन बातों को सुन तो रहा होता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उसे ये बातें समझ में आ रही हैं। डॉक्टर जाओ रैन को आगे बताते हैं कि फॉर एग्जांपल उसने जितने भी फ्लेक्सर टेंडन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म की है वो अंडर कोड 3315211014 के अंडर आती है, एंड रैन इस फॉर्म की मदद से सेकेंडरी हॉस्पिटल एंड टर्शरी हॉस्पिटल की सर्जरी फी के प्राइस को देख सकता है। एज यूनवा हॉस्पिटल एक टर्शरी हॉस्पिटल है, तो उन्हें इस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के 1344 RMB मिलेंगे। एंड RMB क्या होता है? तो RMB चाइना की ऑफिशियल करेंसी है, इसका मतलब रेनमिन भी है। खैर 1344 RMB के अलावा रैन को हर एक्स्ट्रा फिंगर की सर्जरी के लिए 210 RMB और मिलेंगे, एंड इसका मतलब है आज की टोटल सर्जरी की फी 1554 RMB होगी, जिसमें से 777 RMB इमरजेंसी डिपार्टमेंट को मिलेंगे क्योंकि चीफ सर्जन को सर्जरी फीस का 2/3 हिस्सा मिलता है, एंड आखिर में रैन को 518 RMB मिलेंगे। क्या डॉक्टर जाओ रैन से पूछते हैं कि क्या उसे समझ में आया? रैन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे समझ में आ गया कि अब जितनी बार भी वो एमटेक टेक्निक इस्तेमाल करेगा उससे उसके बदले में 518 RMB मिलेंगे। डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन उसे ये भी समझना चाहिए कि जितना भी पैसा उसे मिल रहा है वो सिर्फ उसका नहीं है, वो उसे सीनियर डिपार्टमेंट से भी मिल रहा है। खैर अब रैन सोचने लगता है कि अगर वो एक दिन में 3 सर्जरीज करेगा तो इसका मतलब उसे एक महीने में 15,000 युआन मिलेंगे। खैर तो मैं एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ, चाइना की जो करेंसी है उसे RMB कहते हैं, ये उसका ऑफिशियल नेम है, लेकिन जो युआन है वो उनकी प्राइमरी यूनिट है। मान लो जैसे कि यूएस की करेंसी डॉलर है, तो सिमिलरली चाइना की जो करेंसी है उसे RMB कहते हैं, लेकिन RMB की जो यूनिट है उसे युआन कहते हैं। खैर रैन के एक महीने में 90 सर्जरीज की बात को सुनकर डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एज एक सर्जन के लिए 20 सर्जरीज एक महीने में करना ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, एंड अगर एक डॉक्टर 30 सर्जरीज भी करता है एक महीने में तो उसे इतनी ज्यादा थकावट होगी कि वो अगले एक महीने तक काम ही नहीं कर पाएगा। एंड रैन का ये कहना कि वो एक महीने में 90 सर्जरीज करेगा, ये तो एक पागलपन हुआ।
खैर रैन के ये कहते ही उसे सिस्टम में एक और मिशन मिल जाता है जिसमें कि उसे एमटेंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना होता है। मिशन की डिटेल में रैन को बताया जाता है कि अगर वो एमटेंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 10 सर्जरीज करेगा तो इसके बदले में उसे एक बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलेगा हर 10 सर्जरीज के जिनमें उसने एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल किया हो वो वाली। खैर रैन इस अपॉर्चुनिटी को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एज ये बहुत ज्यादा सही टाइम होता है रैन के लिए। लेटर दैट सेम डे रैन अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाता है जहां पर उसे डायरेक्टर हुओ ने ही बुलाया होता है एज उनके हॉस्पिटल के पास काफी ज्यादा फ्लैक्सर टेंडन इंजरीज के केसेस आए होते हैं। डायरेक्टर हुओ रैन को बुलाते हैं एंड उसे एक केस को चूज करने के लिए कहते हैं। डायरेक्टर वो रैन को इन सभी केसेस के बारे में बताते हैं कि कैसे ये अलग अलग जगहों से आए हैं एंड इन सभी हाथों पर एमटेंग टेक्निक का ही इस्तेमाल होगा। रैन कहता है कि वो सारे केसेस को लेना चाहता है एंड वो अब डायरेक्टर वो से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी इन केसेस को उसके लिए तैयार कर दें। इस पर डायरेक्टर हो रैन को बताते हैं कि उसे इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसके पास कोई पेशेंट्स नहीं होंगे। आज के लिए उसे एक पेशेंट को चूज कर लेना चाहिए एंड वो अगले दिन अगले पेशेंट को ठीक कर सकता है। ऑल्सो डायरेक्टर वो को एमटेंग टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता लेकिन तब भी वो रैन को सजेस्ट करते हैं कि प्राइमरी वुंड क्लोजर पेशेंट्स के लिए ज्यादा फेवरेबल होना चाहिए, है ना, यानी कि अभी के लिए बेसिक सर्जरीज करना। डायरेक्टर वो अब रैन से कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल है कि सर्जरी के 24 घंटे बाद ही हाथ में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं एंड हाथ को हिलाना पॉसिबल हो पा रहा है। डायरेक्टर वो रैन की सर्जरी की तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन रैन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता इस चीज में एज वो सोचता है कि उसने काफी ज्यादा केसेस को एमटेंग मेथड की मदद से ठीक से फ्यूचर कर लिया है एंड वो पेशेंट भी अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। अब जब उसने पूरी तरह से एमटेंग टेक्निक को मास्टर लेवल पर समझ लिया है तो वो किसी भी पेशेंट को चूज नहीं करना चाहता, यानी कि स्पेसिफिक पेशेंट्स को चूज नहीं करना चाहता एंड वो ओवरऑल सारे पेशेंट्स को ठीक करना चाहता है जिन्हें कि फ्लैक्सर टेंडन इंजरीज हो। ये बताना मैं भूल गया था। वो सारे पेशेंट को आज ही ठीक करने की बात करता है। रैन की इस बात को सुनकर डायरेक्टर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो रैन से कहते हैं कि वो ऐसे मजाक क्यों कर रहा है। लेकिन डायरेक्टर वो को समझ में आता है कि रैन को मजाक करना पसंद नहीं है तो क्या सच में रैन एक दिन में 5 पेशेंट्स को ठीक कर पाएगा। डायरेक्टर वो रैन से दोबारा पूछते हैं क्या तुम सच में एक दिन में 5 पेशेंट्स को ठीक करने वाले हो। मेरे हिसाब से तुम्हें एक दिन में एक पेशेंट को ठीक करना चाहिए, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। रैन बताता है कि वो सारी सर्जरीज को कंटिन्यूअसली कर सकता है इसीलिए इस चीज में डायरेक्टर वो को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रैन के बाद सुनकर डायरेक्टर वो अब सोचने लगता है कि कहीं रैन ये सब पैसों के लिए तो नहीं कर रहा एज उसे अभी अभी डॉक्टर जाओ ने सर्जरी फीस के बारे में बताया है। डायरेक्टर वो रैन से पूछते हैं कि अगर उसे पैसे की जरूरत है तो इस चीज में डायरेक्टर वो उसकी मदद कर सकते हैं। रैन बताता है कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। इस बात को सुनकर डायरेक्टर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर रैन को फिर क्या चाहिए अगर वो इस सर्जरी फीस के लिए नहीं कर रहा है तो। डायरेक्टर वो अब रैन को समझाते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वो अपनी स्किल्स को और ज्यादा शार्पन करे और ज्यादा अच्छा करे। उसे अभी पैसों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। रैन इस पर कहता है कि उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उसे और ज्यादा सर्जरीज करनी होंगी। जितनी सर्जरीज वो करेगा उतने ही उसकी स्किल और ज्यादा अच्छी होगी। खैर इसके बावजूद भी डायरेक्टर वो रैन की बात को नहीं मानते हैं एंड वो रैन से कहते हैं कि अभी के लिए उसे 2 पेशेंट्स को चूज करना है एंड उन 2 पेशेंट में से वो पहले पेशेंट को ठीक करेगा। अगर वो पहले पेशेंट को ठीक कर लेता है एंड उसके बावजूद भी वो नहीं थकता है तभी उसे दूसरा पेशेंट दिया जाएगा आज। लेकिन अगर वो दूसरे पेशेंट को ठीक करने की हालत में नहीं हुआ तो दूसरा पेशेंट हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। रैन इस चीज के लिए मान जाता है जिसके थोड़ी देर बाद एक पेशेंट को लाया जाता है जिसे कि फ्लैक्सर टेंडन इंजरी ही हुई होती है। एज यूजुअल रैन चीफ सर्जन का काम करता है एंड वो सभी को बताता है कि इस सर्जरी के लिए पर्टिकुलरली डायरेक्टर वो जो है वो लेट आने वाले हैं तो वो डायरेक्टर वो के बिना ही स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। वो लोग 2 घंटे तक सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। 2 घंटे बाद डायरेक्टर वो सर्जरी रूम में पहुंचते हैं एंड इतना ज्यादा लेट आने के लिए माफी मांगते हैं एज वो एक मीटिंग में फंस चुके थे। लेकिन टू देयर सरप्राइज ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका होता है। डायरेक्टर वो को वहां पर देखकर रैन डायरेक्टर वो से पूछता है कि दूसरा पेशेंट यहाँ पर आ गया क्या। दूसरी तरफ डायरेक्टर वो जो कि एकदम अनफेज्ड, फ्लैबरगास्टेड, परप्लेक्स्ड वहां पर खड़ा होता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इस रैन के बच्चे ने पहले सर्जरी के कंपैरिजन में ये वाली सर्जरी जल्दी कंप्लीट कर दी। जिसके बाद वो शॉक्ड होकर रैन को बताते हैं कि दूसरा पेशेंट आ रहा है। लेकिन अब डायरेक्टर वो रैन से पूछते हैं कि उसने इस सर्जरी को पहले वाली सर्जरी के कंपेरेटिवली जल्दी कैसे कंप्लीट कर दिया। डायरेक्टर वो से रहा नहीं जाता। वो दौड़ते हुए पेशेंट को देखते हैं एंड पेशेंट को क्लोजली एग्जामाइन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सर्जरी बहुत अच्छी हुई है। एंड अब वो रैन को कहते हैं कि अभी जो कुछ भी उन्होंने कहा वो उसे भूल सकता है एज दूसरा पेशेंट जो है वो नेक्स्ट ऑपरेटिंग रूम में आ चुका है तो उन्हें वहां पर जाना चाहिए। तभी लू वेनबिन डायरेक्टर से कहता है कि उन्हें दूसरा ऑपरेशन भी रैन के हवाले छोड़ देना चाहिए। वेल लू वेनबिन ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे रैन के साथ रहने से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है। खैर
खैर ऑन टू देयर सेकंड ऑपरेशन। रैन सेकंड ऑपरेशन को चालू करता है एंड सेकंड ऑपरेशन पहले वाले ऑपरेशन से भी ज्यादा फास्ट होता है। इस दौरान लू वेन बिन सोचता है कि अगर वो रैन को फॉलो करेगा तो उसे रैन से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है, जो कि ऑब्वियस है, डह। खैर अब 2 घंटे के अंदर अंदर ही सेकंड ऑपरेशन भी कंप्लीट हो जाता है एंड इस टाइम पे सेकंड ऑपरेशन में डायरेक्टर हुओ भी होते हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बार 2 घंटे से पहले ही ये ऑपरेशन खत्म हो गया। एंड ब्रो गेट्स बैम्बूजल्ड कि भाई ये क्या परफॉर्मेंस है इस सर्जन की। रिमाइंड्स मी ऑफ दैट वन मीम, इस सर्जन को क्या तकलीफ है भाई। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद एज यूजुअल लोअर रेजिडेंट डॉक्टर्स को बाकी का काम दे दिया जाता है एंड सर्जरी कंप्लीट करने के बाद जब रैन एंड डायरेक्टर हुओ बाहर आते हैं तो डायरेक्टर हुओ रैन को तीसरे पेशेंट के बारे में बताते हैं जो कि अभी ट्रैफिक जाम में फंसा होता है एंड वो किसी भी दौरान अब हॉस्पिटल में आ सकता है। रैन जैसे दूसरे पेशेंट की बात सुनता है तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो डायरेक्टर हुओ को बताता है कि वो जरूर इस पेशेंट को भी ठीक करेगा। वेल अब रफली आफ्टर 10 to 15 मिनट्स बाद तीसरा पेशेंट भी हॉस्पिटल में आ जाता है एंड अब तीसरे पेशेंट की सर्जरी भी चालू हो जाती है। इस सर्जरी के दौरान लू वेन बिन को रियलाइज होता है कि ये पहली बार है जब वो एक दिन में 3 सर्जरीज कर रहे हैं एंड सच में वो रैन को अगर ऐसे ही फॉलो करता रहेगा तो उसका लेवल अप ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा। वो नई चीजों को डिस्कवर कर पाएगा एंड खुद को चैलेंज कर पाएगा ताकि वो खुद से और ज्यादा अच्छा बन सके। इन 3 ऑपरेशन में लगभग इन लोगों को 7 घंटे का टाइम लगता है एंड इमेजिन 7 घंटे बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, यहाँ तक कि बिना टॉयलेट किए सर्जरीज को कंटिन्यू रखना एंड सर्जरीज को परफॉर्म करना भी एक अलग ही लेवल का टास्क है। बट इस चीज के बावजूद भी रैन के चेहरे पर थकावट दिख ही नहीं रही थी। लू वेन बिन सोचता है कि आखिर इन ऑपरेशन करने के बाद रैन कैसे नहीं थक गया। लिटिल डज ही नो उसके पास एनर्जी सीरम है भाई। जैसे जैसे ये सर्जरी आगे बढ़ती है रैन नोटिस करता है कि लू वेन बिन जो है वो काफी ज्यादा टेंस हो चुका है, उसके काफी ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। रैन इस चीज को नोटिस कर लेता है एंड अब वो वैंग जिया को लू वेन बिन के पसीनों को साफ करने के लिए कहता है। रैन लू वेन बिन से कहता है क्या ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेशन के लिए थोड़ा ओवरवेल्म नहीं लगता। लू वेन बिन बताता है कि आखिर वो ओवरवेल्म कैसे लग सकता है, यानी कि वो छुपाने की कोशिश करता है कि वो ओवरवेल्म हो चुका है। अब लू वेन बिन की बात पर रैन उसे बोलता है कि उसे बस थोड़े टाइम तक इंतजार करना है एंड ये सर्जरी कंप्लीट होने वाली है एंड इस चीज के लिए लू वेन बिन गोज अकॉर्डिंगली। खैर कुछ टाइम बाद ये ऑपरेशन भी खत्म हो जाता है। सारे सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, स्पेशली लू वेन बिन एंड वैंग जिया। वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। वेल उनका थकना काफी ज्यादा रीजनेबल है क्योंकि ये स्टिल इंसानों की तरह तो हैं, अनलाइक रैन जिसके पास एनर्जी सीरम है, जब मर्जी यूज करो जब मर्जी यूज ना करो। यार ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हुए लू वेन बिन वैंग जिया से पूछता है कि क्या वो इस ऑपरेशन के दौरान नहीं थकी। इस पर वैंग जिया कहती है कि वो तो चमड़ी है एंड वो कैसे थक सकती है क्योंकि उसे रैन के नक्शे कदमों पर जो चलना है। वेल क्या बोल सकते हैं, अब मैं तो बस परप्लेक्स्ड हूँ भाई। खैर अब ये दोनों जब बात कर रहे होते तब आगे जाकर रैन डायरेक्टर हुओ से रात के काम के बारे में पूछता है। रैन को अभी भी एक और सर्जरी करनी होती है एंड इसके रिस्पॉन्स में डायरेक्टर हुओ रैन को कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनका भी एडिक्शन सर्जरी को लेकर इतना नहीं था जितना कि रैन का है एंड अब डायरेक्टर हुओ रैन को एक और पेशेंट को देने के लिए इनकार कर देते हैं एज उनके पास अब कोई पेशेंट होते भी नहीं है, ना ही रैन के लिए अच्छा होगा कि वो एक और सर्जरी को करे आफ्टर डूइंग 3 कॉन्जिक्यूटिव सर्जरीज। डायरेक्टर हो रैन को कहते हैं कि वो इस चीज के बारे में कल बात करेंगे। रैन इस पर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कल वो 5 सर्जरीज करेगा। रैन की बात को सुनकर वैंग जिया एंड डॉक्टर लू वेन बिन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि 5 सर्जरीज, इसमें तो उनकी चटनी निकल जाएगी। खैर लू वेन बिन सोचता है कि अगर उसे कल 5 सर्जरीज करनी है वो भी रैन के साथ, तो उसे कल के लिए पहले कुछ प्रिपेयर करना होगा। खैर जब लू वेन बिन एंड वैंग जिया छुपके से डायरेक्टर हुओ एंड रैन की बात सुन रहे होते हैं तभी वो 2 और इंटर्न्स को देखते हैं जो कि रैन के पास जा रहे होते हैं। अब इन दोनों इंटर्न्स को देखकर वैंग जिया एंड लू वेन बिन शॉक हो जाते हैं। जो ये दोनों इंटर्न्स होते हैं इनमें से एक नर्सिंग इंटर्न होती है एंड एक हाउसमैन होता है। वेल हाउसमैन एक जूनियर डॉक्टर को कहते हैं जो कि एक हॉस्पिटल पोस्ट पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो हाउसमैन का नाम तो मा येनलिन होता है लेकिन नर्सिंग इंटर्न का नाम जेंग यूहान होता है। ये दोनों रैन को ढूंढ रहे होते हैं। रैन के लिए इनके पास गिफ्ट्स भी होते हैं। अब एज यूजुअल यूहान जो कि नर्सिंग इंटर्न होती है वो रैन को कहती है कि वो रैन के लिए एंड डायरेक्टर के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई है, तो इसीलिए वो इस चीज को आफ्टर डिनर स्नैक की तरह ट्रीट करें एंड इसे एक्सेप्ट कर लें। तभी मा येनलिन जो कि हाउसमैन होता है वो रैन को बताता है कि वो कुछ स्पेशल लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर आया है जो कि उसके होम टाउन से हैं। इनिशियली रैन इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होता क्योंकि अब तक उसे गिफ्ट्स मिल चुके होते हैं, तो वो अब गिफ्ट्स को देखता है एंड उसे पता चलता है कि मा येनलिन ने उसे 2 सॉल्टेड फिश दी हैं। इन फिश को देखकर डायरेक्टर हो रैन से पूछते हैं कि वो इन्हें कैसे खाएगा, जिसके बाद मा येनलिन प्रोसीजर को बताता है कि कैसे वो इस फिश को अच्छे से बनाकर खा सकता है। वेल आफ्टर द रेसिपी रैन अब मा येनलिन से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। इस पर मा येनलिन रैन को बताता है कि उसने रैन की एम्पटिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हुए वीडियो देखी है एंड वो रैन के लिए एक अच्छा असिस्टेंट बन सकता है। मोर ओवर
माई एलिन ये भी कहता है कि एमटेंग टेक्निक को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। लू वेनबिन को देखकर ऐसा लगता है कि वो थकावट के मारे मर ही जाएगा। अब जैसे ही माई एलिन लू वेनबिन की बात को बीच में लेकर आता है तो लू वेनबिन जो कि डिस्टेंस से ही इन सभी बातों को सुन रहा होता है वो भी इस कन्वर्सेशन में टपक पड़ता है। एज लू वेनबिन को समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी वाट लगना तय है, नहीं कि उसकी पोजीशन छीनी जा सकती है एंड बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि मैं नहीं बता सकता। मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हें खुद नहीं बता। खैर अब लू वेनबिन गुस्से से कहता है कि वो थका हुआ नहीं है। लू वेनबिन एंड माई एलिन, अब इन दोनों की ही एक बहस हो जाती है। लू वेनबिन नोटिस करता है कि अभी रैन भी उसके सामने है तो उसे अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ माई एलिन को जवाब देना होगा, नहीं तो रैन को ऐसा लगेगा कि माई एलिन से लू वेनबिन जलता है। तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए अब लू वेनबिन प्यार से माई एलिन को समझाता है एंड अब इस बहस को आगे बढ़ता हुआ देखकर डायरेक्टर वो बीच में कूद पड़ते हैं एंड वो सभी को कहते हैं कि उन्हें बहस करने की जरूरत नहीं है, एज कल भी उनके पास काम है। डायरेक्टर हुआ वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए वो उन सभी को बताते हैं कि कल उन्हें 5 सर्जरीज करनी है एंड बूम, इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे लू वेनबिन सच में एक प्लान को प्रिपेयर करके लाता है ताकि वो आज 5 सर्जरीज में पार्टिसिपेट कर सके। एंड भाई का प्लान सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है क्योंकि वो अपने प्लान के तौर पर बहुत ज्यादा खाना बनाकर लेकर आया होता है। सभी लोगों को, जितने भी डॉक्टर्स वहां पर होते हैं, उन्हें खाने की स्मेल बहुत पसंद आती है। एज लू वेनबिन जो ब्रेकफास्ट लाया होता है उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि दूसरे डॉक्टर्स के मुंह में पानी आने लगता है। सभी डॉक्टर्स अपनी शिफ्ट से बहुत ज्यादा भूखे होते हैं एंड वो लू वेनबिन से इस खाने के बारे में पूछते हैं, जिस पर लू वेनबिन बताता है कि इस सब पिग मीट को डॉक्टर रैन ने खरीदा है एंड उसने सिर्फ इस मीट को बनाया है। लू वेनबिन अब खाने को शेयर करने की बात करता है, तभी वहां पर रैन भी पहुंचता है। रैन लू वेनबिन से पूछता है कि क्या वो ब्रेकफास्ट में इतना ज्यादा खाना खाता है। इस पर लू वेनबिन रैन को बताता है कि वो आज 5 सर्जरीज करने वाले हैं तो इतना खाना तो बनता है। खैर अब ये खाना सारे डॉक्टर्स में शेयर होता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर जाओ, एंड डॉक्टर जाओ को भी ये खाना बहुत पसंद आता है। यहाँ तक कि वो अब लू वेनबिन से खाने की रेसिपी के बारे में पूछते हैं। लू वेनबिन भी खाने की रेसिपी बताता है एंड वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि सभी लोगों को उसका खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। लेटर ऑन खाना खाने के बाद डॉक्टर जाओ नेक्स्ट टाइम लू वेनबिन को मशरूम की डिशेस बनाने के लिए कहते हैं, एज मशरूम खाने में बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। डॉक्टर जाओ यहाँ तक कि लू वेनबिन को अपने पास आफ्टरनून में बुलाते हैं ताकि वो लू वेनबिन को पैसे दे सके एंड रैन ही केवल ऐसा आदमी ना रहे जो कि खाने के पैसे दे रहा हो, एज ये मीट सारा रैन ने मंगाया है। आई गेस देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग गोइंग ऑन हियर, क्योंकि सभी को ये लग रहा हो सकता है कि रैन ने ये सब मीट सिर्फ खाने के लिए मंगाया है, वेयर एज रैन ने ये सारा मीट जो था वो एम्पटिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मंगवाया था। खैर डॉक्टर जाओ की बात सुनने के बाद दूसरे डॉक्टर्स भी लू वेनबिन को नेक्स्ट टाइम अलग अलग डिशेस बनाने के लिए कहते हैं एंड अचानक से ही लू वेनबिन की पॉपुलैरिटी खाने के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मीनवाइल रैन जो होता है वो अभी भी खाने को एंजॉय कर रहा होता है। अब लू वेनबिन डिसाइड करता है कि वो एक ग्रुप बनाएगा जिसमें कि दूसरे डॉक्टर्स इंग्रेडिएंट्स बाय करेंगे एंड उन इंग्रेडिएंट्स की फोटो खींचकर उस ग्रुप में डालेंगे एंड बाद में लू वेनबिन खाने के इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके उनके लिए उनकी फेवरेट डिश बना सके। लू वेनबिन जो होता है वो खाने वाली बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो अब सभी लोगों के जो डिमांड्स होते हैं खाने को लेकर उन सभी को उस ग्रुप में लिखकर भेज देता है। वैसे तो सभी को लू वेनबिन का बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन लू वेनबिन को अभी भी थोड़ा सा अपने बनाए हुए खाने में थोड़ी कमी लगती है। लू वेनबिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी रैन उससे कहता है कि अगर उसने खाना खा लिया है तो उन्हें सर्जरी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। खैर कुछ टाइम बाद अब ये लोग सर्जरी रूम में होते हैं जहाँ पर लू वेनबिन रैन को पेशेंट की स्टेबल कंडीशन के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद रैन पेशेंट और उसके आसपास के एरिया को स्टेराइल मटेरियल से कवर करने लगता है ताकि एक स्टेराइल फील्ड बन सके। एंड स्टेराइल फील्ड का पर्पस है कंटेमिनेशन को अवॉइड करना और सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान क्लीनलीनेस को मेंटेन करना। खैर स्टेराइल फील्ड क्रिएट करने के बाद रैन डॉक्टर लू वेनबिन को बताता है कि पेशेंट की 3 उंगलियां इंजर्ड है एंड इसलिए ये वाली सर्जरी उनके लिए पिछले वाली सर्जरी के मुकाबले थोड़ी मुश्किल होने वाली है। लू वेनबिन इस चीज को लेकर टेंशन में नहीं होता कि ये वाली सर्जरी थोड़ी मुश्किल होने वाली है, एज उसे पता होता है कि रैन बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन उसे ये चीज पता होती है कि एक बार अगर रैन काम करना शुरू कर देता है तो उसके बाद उनके पास रेस्ट लेने का समय नहीं बचेगा। हालांकि डॉक्टर लू वेनबिन को पता होता है कि उनके आगे का सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सर्जरीज करनी है एंड इसके बीच में उन्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन वो आज तैयार होता है इन सब के लिए। उसने एक डायपर पहना होता है ताकि उसे सर्जरीज के बीच में टॉयलेट ना जाना पड़े एंड इससे उसका समय बचे। ये लोग सच में सर्जरी के बहुत ही ज्यादा दीवाने हैं। खैर इसी के साथ रैन पहली सर्जरी को स्टार्ट करता है। रैन के साथ साथ उसके टीम मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा जोश के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। अब उनकी पहली सर्जरी कंप्लीट होती है एंड इसी के साथ 5 से 6 घंटे के बाद उनकी 3 सर्जरीज कंप्लीट हो जाती हैं।
तुम समझ सकते हो कि कितना बड़ा टास्क था उनके लिए। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे एंड इसीलिए वैंग जिया पहले रैन को बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, एज वो काफ़ी ज़्यादा दिनों से रैन के साथ सर्जरीज में पार्टिसिपेट कर रही है। और तो और उसे कल जो 3 सर्जरीज कंटिन्यूसली करनी पड़ी उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। इसीलिए वैंग जिया ना चाहते हुए भी अपनी नर्स वाली पोजीशन को किसी को ट्रांसफ़र करने की बात करती है, यानी कि अभी के लिए वो थक चुकी है एंड वो रेस्ट करेगी, तब तक उसकी जगह पर कोई और नर्स आकर रैन की मदद करेगी। रैन वैंग जिया की बात को समझता है क्योंकि उसे पता होता है कि भले ही नर्सिस के ऊपर का वर्क प्रेशर चीफ सर्जन्स के ऊपर के वर्क प्रेशर से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वर्कलोड छोटा है, स्पेशली जो स्क्रब नर्सिस होती हैं। स्क्रब नर्सिस वो नर्सिस होती हैं जो कि ऑपरेटिंग रूम में सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। स्क्रब नर्सिस सर्जिकल टीम को सारे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स और सप्लाईज प्रोवाइड करती हैं एंड एक स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखती हैं। इसकी वजह से उन्हें सर्जरी में पूरा ध्यान देना पड़ता है एंड ये चीज़ बॉडी एंड माइंड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए रैन इस चीज़ को समझते हुए वैंग जिया को लीव दे देता है, लेकिन जाने से पहले वैंग जिया रैन को एक और बात बताती है। वैंग जिया रैन से कहती है कि जो न्यू नर्स उसे रिप्लेस करेगी वो एमटेंग टेक्निक के साथ इतनी फेमिलियर नहीं है, इसीलिए उसे थोड़ी कम स्पीड में काम करना होगा। एज उनका कोऑर्डिनेशन वैंग जिया एंड रैन के कोऑर्डिनेशन के मुकाबले कम होगा, इसीलिए वैंग जिया ये एडवाइस रैन को देती है। रैन उसे बताता है कि उसे ये चीज़ पता है एंड इसीलिए वो जब स्टार्ट करेगा सर्जरी को तो वो स्लोली काम करेगा। मीनवाइल वैंग जिया सोच रही होती है कि रैन ने अब उसके आंखों के नीचे के गड्ढे देख लिए हैं एंड अब उसके कोई चांस नहीं है रैन को इम्प्रेस करने के। एंड अब जब वो वापस जाएगी तो वो सो जाएगी एंड अपने आई बैग्स को कम करने के लिए एक फेस मास्क लगा लेगी। खैर, इसी के साथ वैंग जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए ये फिर से रुक जाती है एंड रैन से पूछती है कि क्या वो थका नहीं, कहीं वो सर्जरी करते हुए ना सो जाए। वैंग जिया की बात को सुनकर रैन उसे कहता है कि आखिर वो सर्जरी के दौरान कैसे सो सकता है। खैर, इसी के साथ वैंग जिया वहाँ से चली जाती है एंड रैन पीछे मुड़ता है एंड पेशेंट की तरफ देखता है। रैन सोचता है कि अभी भी उनके पास 2 सर्जरीज और बची हैं एंड उसे इसीलिए नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ बचानी होगी। तभी वो लू वैन बिन को आवाज़ देता है क्योंकि लू वैन बिन तब से कुछ नहीं बोल रहा होता। जैसे ही रैन आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि लू वैन बिन सर्जरी के दौरान सो रहा है। What are you doing, brother? खैर, रैन लू वैन बिन की इस हालत को देखकर उसके पास जाता है एंड उसे जगाते हुए कहता है तुम्हें थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए भाई। लू वैन बिन जैसे ही रैन को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है एंड वो रैन से कहता है कि वो नहीं थका है एंड उसे रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आज 5 सर्जरीज को कंप्लीट करना होगा। लू वैन बिन की इस बात को सुनकर रैन उसे कहता है कि वो अपनी इस कंडीशन के साथ नेक्स्ट सर्जरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसीलिए रैन उसे सजेस्ट करता है कि जब तक नेक्स्ट पेशेंट यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक उसे सो जाना चाहिए एंड जागने के लिए उसे एक अलार्म भी सेट कर लेना चाहिए ताकि वो जल्दी लौट कर वापस आ सके। लू वैन बिन रैन की बात को सोचता है एंड एज जब वो स्टूडेंट था तब वो सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए सोता था एंड उसके बाद वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता था, तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए वो सोचता है कि उसे सो जाना चाहिए, लेकिन सोने से पहले वो एक अलार्म को सेट कर लेता है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। खैर, अब उसे सोते हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है एंड उसका अलार्म जब बजता है तो वो फुल एनर्जेटिक होकर सर्जरी रूम में जाता है जस्ट टू फाइंड आउट रैन 5वीं सर्जरी कर रहा है एंड वो लेट हो चुका है। और तो और रैन के साथ एक और नया असिस्टेंट होता है जिसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता एज वो रैन के साथ जो काम कर रहा होता है। रैन के इस नए असिस्टेंट को देखकर लू वैन बिन ज़्यादा खुश नहीं होता एंड उसे मनी मन आंसू आने लगते हैं। वो सोचता है कि वो बस थोड़ा और सोना चाहता था, लेकिन इसी दौरान रैन ने एक और नए असिस्टेंट को हायर कर लिया, विच इज़ ट्रूली सैड फॉर हिम, बट आई डोंट फील सॉरी फॉर यू। लू वैन बिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो लेट आया है, लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ पर पहुँच चुका है एंड अब सिर्फ आखिरी के ही कुछ काम रह गए हैं तो वो सोचता है कि उसे रैन की एक्सपीरियंस और नरिशमेंट को मिस नहीं करना चाहिए, उसे इस मौके का भी फ़ायदा उठाना चाहिए और एक्सपीरियंस को गैदर करना चाहिए। खैर, मीनवाइल बाहर कुछ नर्सेस होती हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर से ही गुजर रही होती हैं। वो एक जगह पर रैन का नाम देखती हैं एंड उन्हें पता लगता है कि रैन अभी भी सर्जरी कर रहा है। वो बात करती हैं कि कैसे रैन बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग है, वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सर्जरीज किए जा रहा है। तभी एक नर्स कहती है कि रैन का स्टेमिना बहुत अच्छा है एंड ये सुनकर उसकी दोस्त स्मर्क करने लगती हैं एंड वो कहती हैं कि वो किस स्टेमिना की बात कर रही है। खैर, ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एज उसके दोस्तों को गलतफहमी हो जाती है। उस नर्स को बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है जिसके बाद वो वहां से भागते हुए जाती है एंड अपने दोस्तों को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। लेकिन उसे भागता हुआ देखकर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम भाग क्यों रहे हो।
ऑपरेशन थिएटर में अब 5th सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी के कंप्लीट होने पर रैन का जो दूसरा असिस्टेंट आया होता है, आई एम अज्यूमिंग ही इज मा येनलिन, तो मा येनलिन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। मीनवाइल लू वेन बिन डजंट सीम सेटिस्फाइड। खैर, सर्जरी को कंप्लीट करने के बाद रैन को बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलती है। एज उसके प्रीवियस मिशन में उसे बताया गया था कि उसे 10 सर्जरीज को परफॉर्म करना है एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, एंड ये उसकी 10वीं सर्जरी थी। अब क्योंकि रैन को एक बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिला होता है एंड पहले कई बार बेसिक ट्रेजर चेस्ट से रैन को सिर्फ एनर्जी सीरम मिला होता है, तो इस बार इस ट्रेजर चेस्ट को लेकर रैन की उम्मीदें बिल्कुल भी हाई नहीं होती। उसे लगता है कि इस बार भी उसे एनर्जी सीरम ही मिलेगा, इसीलिए विद लो होप्स वो ट्रेजर चेस्ट को ओपन कर देता है। लेकिन टू हिज सरप्राइज इस बार उसे डायग्नोस्टिक स्किल मिलती है, एंड ये स्किल होती है एक स्पेशलिस्ट लेवल फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल। रैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि इस बार उसे एनर्जी सीरम नहीं बल्कि डायग्नोस्टिक में एक स्पेशलाइज स्किल मिली है। अब तुम लोग सोचोगे कि डायग्नोस्टिक क्या होता है, तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी डिसीज या प्रॉब्लम का पता लगाना। और ये चीज कैसे की जाती है, तो ये चीज की जाती है सिम्टम्स को समझने से, टेस्ट करने से, या फिर मेडिकल टूल्स का इस्तेमाल करने से। ये सभी चीजें पेशेंट पर यूज होती हैं, तो ये एक जरूरी स्टेप है जो डॉक्टर को समझने में मदद करता है कि पेशेंट की असली प्रॉब्लम क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। एंड इसीलिए ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले। इस स्पेशलाइज स्किल को लेकर रैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एज ये सो कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन वाला स्किल, इसमें वो सभी चीजें होती हैं जो कि डॉक्टर्स के पास होती हैं जब वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन को कर रहे होते हैं। रैन अब हॉस्पिटल के बाहर आता है एंड वो टैक्सी को ढूंढने लगता है। इतनी रात इस वजह से हुई होती है क्योंकि रैन लिटरली 12 घंटे से काम कर रहा होता है। लकीली रैन को एक टैक्सी मिल जाती है जिसके अंदर वो बैठ जाता है। अब क्योंकि उसे नई नई फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्किल मिली होती है, तो अब रैन सोचता है कि उसे सिस्टम से पूछना चाहिए कि उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल में अभी कौन सा रैंक है। इस पर सिस्टम उसे बताता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल में जो कि उसने अभी अभी मास्टर करी है, उसमें उसकी रैंक यूनिवर्सिटी में 1128 है। एंड रैन की रैंक तब बढ़ेगी जब वो 20 से 30 करेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन को करेगा, और ये रैंक भी सिर्फ 1 से ऊपर बढ़ेगी। यानी कि हर 20 से 30 करेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसकी रैंक 1 से अप होगी। यानी कि उसे फर्स्ट रैंक पर जाने के लिए कम से कम 22,560 करेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, विच इज क्वाइट अ लॉट। खैर, रैन अब सोचता है कि क्या ये चीज भी एक मिशन है, क्या उसे 20 से 30 करेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करने से कोई रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस पर सिस्टम उसे बताता है कि ये चीज एक मिशन नहीं है। रैन अब फिर से सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये चीज शायद एक्सपीरियंस गेन करने के लिए है, जिसके बाद रैन अपने फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्किल को खुद पर टेस्ट करता है। रैन पहले अपनी आंखों पर हाथ लगाता है, फिर अपने नाक पर, फिर अपनी गर्दन पर, फिर वो धीरे धीरे करके अपने लोअर बॉडी पार्ट्स पर हाथ लगाता है। एंड इसी तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हुए उसे पता लगता है कि उसे कोई डिसीजेस नहीं है। रैन लास्ट बार अपने वेस्ट एरिया को चेक करता है एंड उसे पता लगता है कि जो लास्ट उसने 2 जगहों को टेस्ट किया है, उधर अगर उसे कोई बीमारी होती भी तो ये चीज उसे खुद पता लग जाती। खैर, इस पर सिस्टम रैन को बताता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट पर बेस्ड है, इसीलिए सब्जेक्टिव जजमेंट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए साइंटिफिक एग्जामिनेशन जरूरी होते हैं, एंड ये प्रोसेस अपने इंटरेस्ट, परिवार, देश और सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पर सिस्टम रैन को समझाता है कि जस्ट बिकॉज उसे लगता है कि वो बीमार नहीं है, तो उसे इस चीज पर नहीं मानना चाहिए कि वो बीमार असल में नहीं है। उसे साइंटिफिक वेज से ही पता लग सकता है कि वो बीमार है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि रैन को ये चीज बहुत अच्छे से पता है। एज चैप्टर नंबर 1 से ही रैन साइंटिफिक चीजों पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है। एज उससे पहले जब सिस्टम दिख रहा था तो उसे लगा था कि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन इट टर्न्स आउट रियल, बट स्टिल इट शोज कि वो साइंटिफिक तरीकों पर ज्यादा भरोसा रखता है एंड उसे खुद से ज्यादा साइंस पर भरोसा है। एंड इसीलिए रैन सिस्टम को कहता है कि जो कुछ उसने कहा वो बिल्कुल सही है। अब जब टैक्सी ड्राइवर रैन को खुद को टच करता हुआ देख रहा होता है तो उसे शक होता है कि भाई ये खुद को टच क्यों कर रहा है। एंड तुम्हें पता है कि खुद को ऐसे टच करना, वो भी पब्लिकली, तो कोई भी तुमसे क्रीप आउट हो जाएगा। तो यही चीज टैक्सी ड्राइवर के साथ होती है। अब जैसे ही वो लोग लोअर ग्रूव के पास पहुंचते हैं तो रैन टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बताता है एंड वो उसे गली के अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर, जो अभी तक रैन को अपने आप को टच करता हुआ देखकर ऑलरेडी क्रीप आउट हो चुका होता है, वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है एंड वो मन में सोचता है कि क्या उसे रैन जैसे स्पेशल फटिश वाले आदमी की बात सुननी चाहिए या नहीं। इट एंड्स अप वो टैक्सी ड्राइवर रैन की बात नहीं मानता एंड वो उसे बहाना देता है कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इसीलिए उसे खुद चलकर अपने घर पहुंचना चाहिए। रैन को इस चीज से ज्यादा कुछ कंप्लेंट्स नहीं होती। वो टैक्सी से बाहर निकलता है
एंड वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि उसने अभी तक उसे कोई पैसे नहीं दिए हैं। एंड जैसे ही रैन अपने जेब में हाथ डालता है तो टैक्सी ड्राइवर और ज्यादा घबरा जाता है कि रैन क्या चीज बाहर निकाल रहा है। रैन अपने जेब के अंदर से पैसे बाहर निकालने वाला होता है एंड वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि ये लो। लेकिन इससे पहले कि वो पैसे दे पाता टैक्सी ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड वो एक्सीलेटर पर पैर मार के शूम एंड वो वहां से चला जाता है मनी मन रैन को परवट कहकर। मीनवाइल रैन के हाथों में पैसे होते हैं एंड वो सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब ड्राइवर था, अपने पैसे लिए बिना ही चला गया। रैन अब अपने घर पर पहुंचता है, वो अपने बेड में होता है एंड अब वो अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्किल को रिव्यू करने लगता है। रैन बात करता है कि कैसे एक स्पेशलाइज्ड लेवल फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल को ऑलरेडी अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, लेकिन इनकी ट्रू वैल्यू जो है वो तब बाहर निकल के आती है जब इन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में इस्तेमाल किया जाए। यानी कि उसे तभी असल में पता लग पाएगा कि ये मास्टर लेवल स्किल कितनी अच्छी है जब उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाएगा। अब रात गई बात गई। नेक्स्ट डे रैन का फोन बजता है एंड उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है एंड उसे बताया जाता है कि आज बेड सारे फुल हैं, तो इसीलिए उसकी आज की सारी सर्जरीज कल पोस्टपोन कर दी गई हैं एंड आज उसकी छुट्टी है। खैर रैन इस पर ओके कहता है। अब रैन सोचता है कि अब क्योंकि काम पर उसे जाना नहीं है तो ये अच्छा रहेगा उसके लिए अगर वो अपनी फैमिली की मदद करे। इसलिए रैन नीचे जाता है एंड अपने फादर को बताता है कि आज वो काम पर नहीं है, इसीलिए वो आज उनकी क्लिनिक में मदद कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसके डैडी बात सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। एज रैन ने पहले बताया था कि वो काम पर जाएगा, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे काम पर नहीं जाना है। रैन के फादर इसलिए भी शॉक्ड होते हैं क्योंकि रैन अगर ये चीज़ उन्हें पहले ही बता देता तो वो डॉक्टर मियाओ को यहाँ पर नहीं बुलाते हैं। डॉक्टर मियाओ एक पार्ट टाइम डॉक्टर है एंड एज रैन के फादर जो क्लिनिक को ओन करते हैं वो उसमें खुद डॉक्टर का काम नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते या करते हैं तो बताया नहीं। खैर इसीलिए वो दूसरे डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं एंड इसीलिए रैन के ये बताने पर उन्हें दुख होता है कि आज उन्हें फालतू में किसी को दिहाड़ी देनी पड़ेगी। खैर अब कुछ टाइम बाद डॉक्टर मियाओ लोअर ग्रुव क्लिनिक में पहुंचते हैं। डॉक्टर मियाओ एक पार्ट टाइम डॉक्टर होता है जो कि सूचर्स एंड कॉस्मेटिक इंजेक्शन में स्पेशलाइज होता है एंड वो अपने साथ कुछ पेशेंट्स को लेकर आया होता है। एंड अब क्लिनिक में आते ही डॉक्टर मियाओ डॉक्टर जुआनजी एंड डॉक्टर शियोंग को अपनी मदद के लिए बुलाता है। डॉक्टर मियाओ के ये कहने पर डॉक्टर शियोंग मियाओ को बताते हैं कि आज रैन भी उनकी मदद करने वाला है एग्जामिनेशन में। मीनवाइल रैन के फादर अभी भी सोच रहे होते हैं कि उनका तो नुकसान हो गया भाई। खैर डॉक्टर मियाओ के साथ अब जो फीमेल पेशेंट्स आई होती हैं उन्हें डॉक्टर मियाओ रैन के पास भेज देता है ताकि रैन उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर पाए। पहले उन पेशेंट्स को देखकर रैन अपना ओवरकोट पहनता है। रैन आज काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते हैं जिन्हें की फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है एंड ये रैन के लिए अच्छा मौका होता है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल को टेस्ट करने का। रैन अब स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट्स के फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेता है एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेने के बाद पेशेंट्स को डॉक्टर मियाओ अपने पास बुलाता है ताकि वो उन्हें आगे ट्रीट कर सके। मीनवाइल फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद रैन अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल की रैंक अप हुई है। इस पर सिस्टम उसे बताता है कि उसने अभी 18 ही फिजिकल एग्जामिनेशंस करे हैं एंड इसीलिए अब उसकी रैंक जो है वो एक अप हो चुकी है। अब उसकी रैंक है 1127, पहले उसकी 1128 थी। रैन जो होता है वो इस चीज को लेकर खुश होता है कि उसकी रैंक बढ़ रही है। मीनवाइल कुछ गर्ल्स उसे देख रही होती हैं एंड वो अब रैन को देखकर अब वो रैन की खूबसूरती देखते हैं एंड वो कहते हैं कि उन्हें भी अपना टेस्ट करवाना है। रैन के पास इतने पेशेंट्स आता हुआ देखकर उसके डैड खुश हो जाते हैं क्योंकि दोबारा से मीनवाइल डॉक्टर मियाओ रैन के पास जाते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि वो काफी ज्यादा थक चुका होगा, इसीलिए अब नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन वो करेगा। एंड ये सुनकर जो दो फीमेल्स रैन से अपना फिजिकल एग्जामिनेशन कराने वाली थी वो मुकर जाती हैं एंड बताती हैं कि उन्हें कुछ काम है एंड इतना कहकर वो वहां से भाग जाती हैं, यानी कि डॉक्टर मियाओ उन्हें भगा देता है। रैन के फादर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एंड वो मन ही मन गुस्से में कहता है कि डॉक्टर मियाओ को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसने अल्टीमेटली उसका नुकसान करवा दिया है। मीनवाइल उन लड़कियों को वहाँ से भागता हुआ देखकर रैन को कुछ समझ में नहीं आता एज वो अभी भी बुद्धू का बुद्धू है। खैर